नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेटेजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी और इस एक वीडियो से आपके जीएस के सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न जीएस के सभी सब्जेक्ट से लिए गए हैं। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा लिखा। तो किस मुगल बादशाह ने यहाँ पे कह रहा है कि अपनी आत्मकथा लिखा था, तो इसका जवाब आप लोग बताएंगे। तो इसकी जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखा। क्या जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखा? और जहांगीर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखा और इस आत्मकथा लिखा जो इसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, जो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखा था इसे तुजुक ए जहांगीरी कहा जाता है। किस नाम से लिखा था? इसे तुजुक ए जहांगीरी कहा जाता है। क्या? तुजुक ए जहांगीरी कहा जाता है। और तुजुक ए जहांगीरी ये किस भाषा में लिखा गया था? ये भी अगर पूछे तो ये फारसी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? ये फारसी भाषा में लिखा गया था। अगर आपसे पूछे फारसी भाषा में लिखा गया था। और जहांगीर का जो बचपन का क्या नाम था? इसके बचपन का नाम सलीम था। इसके बचपन का क्या नाम था? इसके बचपन का नाम सलीम था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और भी आपसे अगर पूछे कि और किसने अपनी आत्मकथा, तो देखिए बाबर ने भी अपनी आत्मकथा खुद लिखा था। बाबर की बात करें, बाबर ने भी अपनी आत्मकथा खुद लिखा था। और बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है ये आप लोग बताएंगे। तो बाबर की आत्मकथा का नाम तुजुक, तो इसका आत्मकथा का नाम बाबरनामा है। क्या? बाबरनामा है। और बाबरनामा ये किस भाषा में लिखा था? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बाबर ने बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा था। किस भाषा में? इसे तुर्की भाषा में इसने लिखा था। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो देखते हैं आगे आपसे पूछे कि सलीम के बारे में, यानी कि जहांगीर के बारे में हम लोग कुछ चीजें देखते हैं। तो देखते हैं आपसे पूछे कि इनके दरबार में एक अंग्रेज आया था, उस अंग्रेज का नाम बताइए। इनके दरबार में सर टॉमस रो आता है। सर टॉमस रो आता है। और सर टॉमस रो कब आया था? तो ये आया था आपका 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में आया था। और ये क्या था? ये एक अंग्रेज यात्री था। और ये किसके दरबार में पूछा जाता है कि टॉमस रो किसके दरबार में आया था? तो ये जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक। अगर आपसे पूछे कि जहांगीर की पत्नी का क्या नाम है, तो जहांगीर की पत्नी का भी नाम पूछा जाता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां था। क्या? नूरजहां था। जहांगीर की पत्नी का क्या नाम था? नूरजहां था। या फिर इन्हें कहा जाता है मेहरुन्निसा। इन्हें मेहरुन्निसा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इन्हें जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है। न्याय की जंजीर के लिए आपसे पूछे कि किस शासक को जाना जाता है, तो न्याय की जंजीर के लिए ये जहांगीर को जाना जाता है। किसे? जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए भी जाना जाता है। और बात करें चित्रकला का स्वर्ण काल, किसके काल को कहा जाता है? तो जहांगीर के काल को ही क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण काल का किसके काल को कहा जाता है? तो चित्रकला का स्वर्ण काल ये जहांगीर के काल को कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी। और इस आत्मकथा का क्या नाम है? तुजुक ए जहांगीरी। और किस भाषा में लिखा था इसने आत्मकथा? तो फारसी भाषा में लिखा था। इसके बचपन का क्या नाम था? सलीम नाम था। इसके दरबार में सर टॉमस रो आया था। और सर टॉमस रो कौन था? एक अंग्रेज यात्री था। और ये 1615 ईस्वी में ये शाहजहां के दरबार में, जहांगीर के दरबार में आया था। और जहांगीर की पत्नी का क्या नाम है? जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां है, जिन्हें मेहरुन्निसा भी कहा जाता है। और बाबर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी थी। और बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबरनामा इनकी आत्मकथा का नाम है। क्या? बाबरनामा इनकी आत्मकथा के नाम है। न्याय की जंजीर के लिए किस शासक को जाना जाता है? तो जहांगीर को जाना जाता है न्याय की जंजीर के लिए। और बाबरनामा ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में लिखी थी। और क्यों न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर को जाना जाता है? क्योंकि जहांगीर के शासनकाल में न्याय व्यवस्था बहुत ही प्रबल थी। ठीक। चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? तो चित्रकला का स्वर्ण काल भी जहांगीर के काल को कहा जाता है, क्योंकि जहांगीर भी स्वयं चित्रकला का प्रेमी था। अगर जो शासक चित्रकला का प्रेमी रहे और वो अपने शासन व्यवस्था में, अपने राज्य में किस तरह की जो स्वर्ण काल मतलब चित्रकला को किस तरह से बढ़ावा देगा, ये आप लोग समझ सकते हैं। अगला प्रश्न कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने? स्वामी
विवेकानंद ने किया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। और इन्होंने पूछा जाता है विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 1897 में किया। और रामकृष्ण मिशन की इन्होंने हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाई थी, तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन के हेडक्वार्टर वेलूर मठ में बनाया था। और वेलूर मठ कहाँ वर्तमान पड़ता है, ये कोलकाता में पड़ता है। कोलकाता में वेलूर मठ में इसका हेडक्वार्टर बनाया था। और क्यों इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, रामकृष्ण मिशन ही इस मिशन का नाम क्यों रखे अगर आपसे पूछे, तो देखिए रामकृष्ण इनके गुरु का नाम था। जो स्वामी विवेकानंद है इनके गुरु का क्या नाम था, इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। इनके गुरु का क्या नाम था, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था। और रामकृष्ण परमहंस के बारे में दो चीजें याद रखेंगे, तो एक तो ये पूछा जाता है इनका मूल नाम क्या था, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था, तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर था। क्या था, गदाधर था। और रामकृष्ण जो परमहंस थे इनकी पत्नी का क्या नाम था, अगर पूछे आपसे इनकी पत्नी का क्या नाम था, तो इनकी पत्नी का नाम शारदा मणि था। क्या था, इनकी पत्नी का नाम शारदा मणि था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं आगे बढ़ते हैं। और विश्व धर्म सम्मेलन की स्वामी विवेकानंद से एक और फेमस प्रश्न है, विश्व धर्म सम्मेलन ये पूछा जाता है, विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था और यहाँ पे भाग लेने कौन गए, तो विश्व धर्म सम्मेलन जो कि हुआ था 1893 में। और कहाँ पे हुआ था, ये शिकागो में हुआ था। और शिकागो कहाँ पे पड़ता है, तो शिकागो अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पे, यूएसए यानी कि अमेरिका में पड़ता है। और यहाँ पे भारत की तरफ से भाग लेने कौन गए थे, तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी भाग लिए। कौन, स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पे भाग लिए। तो यहाँ पे विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में, और वहाँ पे जाके सभा को संबोधित किया। देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कब किए, तो 1897 में। और इसका हेडक्वार्टर बनाया रामकृष्ण मिशन का वेलूर मठ, जो कि वेलूर मठ कहाँ पड़ता है, कोलकाता में। और इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। इन्हीं के नाम पे इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और रामकृष्ण परमहंस से दो प्रश्न, इनका मूल नाम क्या था, इनके मूल नाम गदाधर था। और इनकी पत्नी का क्या नाम था, तो इनकी पत्नी का नाम था शारदा मणि। इनकी पत्नी का क्या नाम था, शारदा मणि। और विश्व धर्म सम्मेलन जो कि कहाँ पे हुआ था, 1893 में हुआ था, शिकागो में हुआ था। और ये शिकागो अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पे, यूएसए यानी कि अमेरिका में पड़ता है। और यहाँ पे इसको संबोधित करने कौन गए, भारत की तरफ से विवेकानंद जी गए। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो देखिए मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। किसने, औरंगजेब ने करवाया था मोती मस्जिद का निर्माण। और इन्होंने दिल्ली के जो लाल किला है, लाल किले के अंदर ही इन्होंने करवाया था। लाल किला के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मोती मस्जिद का निर्माण इन्होंने करवाया, लेकिन लाल किला के अंदर। और औरंगजेब के बारे में कुछ चीजें आपसे पूछ ले, अगर आपसे पूछे कि औरंगजेब की उपाधि क्या क्या थी, तो देखिए औरंगजेब की उपाधि थी, इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है, जिंदा पीर कहा जाता है। और इसको जिंदा पीर उपाधि की बात करें, पहले उपाधि देख लेते हैं। तो औरंगजेब की उपाधि क्या थी, तो देखिए औरंगजेब की उपाधि थी, इसे बादशाह भी कहा जाता है, इसे बादशाह की उपाधि थी। औरंगजेब की उपाधि कौन सी थी, बादशाह की उपाधि थी। और औरंगजेब की उपाधि गाजी की भी थी। ठीक, गाजी भी कहा जाता है औरंगजेब को, बादशाह भी कहा जाता है। और औरंगजेब को और किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, जिंदा पीर कहा जाता है, क्योंकि ये अपने राज्य के जो भी नागरिक थे उनकी बहुत ही दुर्दशा करता था। और इसे आलमगीर भी कहा जाता है, यहाँ पे औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता है। ठीक, तो ये दोनों चीजें भी ध्यान रखिएगा। अगर उपाधि पूछे तो इसने बादशाह की उपाधि धारण किया, गाजी की उपाधि धारण किया। अगर पूछे कि औरंगजेब को क्या कहा जाता है, तो जिंदा पीर और आलमगीर भी कहा जाता है। इसके बारे में फेमस क्वेश्चन, इन्होंने शिवाजी को कैद किया, इन्होंने शिवाजी को कैद किया। और शिवाजी को कैद करके इन्होंने कहाँ पे रखा, औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके कहाँ पे रखा, जयपुर भवन में रखा। कहाँ पे, जयपुर भवन में इन्हें रखा। और शिवाजी को एक उपाधि दिया, और शिवाजी को इसने किसकी उपाधि दी, राजा की उपाधि दी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे गुरु तेग बहादुर की। तो गुरु तेग बहादुर कौन थे, तो गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें नंबर के गुरु थे, सिखों के 9वें नंबर के गुरु थे। इनकी हत्या किसने करवाई थी, तो इनकी हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। और क्यों हत्या इनकी औरंगजेब ने करवाता है, क्योंकि ये इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे थे। और बीबी का मकबरा, आपसे पूछे कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया था, तो बीबी का मकबरा जो है औरंगजेब ने बनवाया था।
जो कि कहाँ पे स्थित है, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो देख लेते हैं मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया, औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया, लाल किला के अंदर स्थित है। और बात करते हैं औरंगजेब की उपाधि क्या क्या थी, तो इसने बादशाह की उपाधि धारण किया, गाजी की भी उपाधि धारण किया, और इसे क्या कहा जाता है, तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, आलमगीर भी कहा जाता है। और बात करते हैं इन्होंने शिवाजी को कैद करके, यानी कि औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में रखा। जयपुर भवन में, ये पूछा जाता है कि औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके कहाँ रखा, तो जयपुर भवन में रखा। और इसने शिवाजी को कौन सी उपाधि दी, तो राजा की उपाधि दिया औरंगजेब ने। अगर आपसे पूछे कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई, तो गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें नंबर के गुरु थे, इसकी हत्या औरंगजेब ने करवाई। और क्यों करवाई, क्योंकि इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं कर रहा था। बीबी का मकबरा किसने बनवाया अगर पूछे, तो औरंगजेब ने बनवाया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, इसी तरह हम लोग सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, और इसी तरह अपनी तैयारी को मजबूती से आप लोग आगे बढ़ाइए। ठीक, आगे अगला प्रश्न हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। कब शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। अगस्त के महीने में शुरुआत किया गया, इसी वजह से इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसीलिए इन्हें अगस्त क्रांति है। अच्छा, अब बात करते हैं अगर जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इससे शुरू किसने किया, तो इसे गांधी जी ने शुरू किया। गांधी जी ने शुरू किया। अगर आपसे पूछे कि इस दौरान गांधी जी ने कौन सा नारा दिया, तो इस दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। क्या करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगर आपसे पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में वायसराय कौन थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में वायसराय लिन लिथगो थे। क्या, लिन लिथगो थे भारत में वायसराय। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी तो पूछ सकता है। तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे इस समय अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद, और अबुल कलाम आजाद थे कांग्रेस के समय अध्यक्ष। देखिए अबुल कलाम आजाद ये 6 बार तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 6 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1940 से लेकर 1945 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हो रहा है, ये 1942 में हो रहा है। अब ये सबसे कम उम्र के भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सबसे कम उम्र के बनने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, अबुल कलाम आजाद थे। तो इन सारी चीजों के बारे में ध्यान रखेंगे। और इसी दौरान ही भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही क्या चलाया गया था, ऑपरेशन जीरो हावर चलाया गया था। ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन जीरो हावर चलाया गया था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी दौरान ऑपरेशन जीरो हावर भी चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ, और ये अगस्त के माह में शुरू हुआ था। इसी वजह से इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। किसने शुरू किया भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी ने शुरू किया। और इस दौरान अगर आपसे पूछे कि गांधी जी ने कौन सा नारा दिया, तो करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में वायसराय कौन थे, लिन लिथगो थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में वायसराय। और कांग्रेस के अध्यक्ष इस समय कौन थे, अबुल कलाम आजाद। और अबुल कलाम आजाद भारत में सर्वाधिक बार 6 बार रहे, सर्वाधिक 6 बार रहे कांग्रेस के अध्यक्ष, और लगातार और सर्वाधिक 6 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और 1940 से लेकर 1945 तक 6 वर्ष तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और ये कांग्रेस के सबसे कम उम्र के भी अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिए। इसी दौरान ऑपरेशन जीरो हावर भी चलाया गया था। अगला प्रश्न कि महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया, तो महाभारत का फारसी अनुवाद तो सबसे पहले बताएंगे इसका नाम क्या है, तो इसको रज्मनामा कहते हैं। महाभारत के फारसी अनुवाद को क्या कहते हैं, रज्मनामा कहते हैं। और अगर आपसे पूछे कि महाभारत के रचयिता कौन है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। महाभारत के रचयिता कौन है, तो महर्षि वेद व्यास है महाभारत के रचयिता। कौन है, महाभारत के रचयिता आपसे पूछे कौन है, तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास है। कौन, महर्षि वेद व्यास है महाभारत के रचयिता। और बात करते हैं इसके जो अनुवाद है, इसका अनुवाद रज्मनामा, इसको अनुवाद किसने किया, महाभारत का अनुवाद रज्मनामा। तो देखिए, तो इसके बारे में आपको फैजी भी मिल सकता है, फैजी भी मिल सकता है, और बदायूनी भी मिल सकता है, बदायूनी जवाब में। तो देखिए फैजी के नेतृत्व में कई लेखकों ने इसका अनुवाद किया, फैजी के नेतृत्व में कई लेखकों ने इसका अनुवाद किया। और फैजी के नेतृत्व में तो बदायूनी भी यहीं पे इसका अनुवाद कर रहे थे महाभारत का। तो इसी वजह से बदायूनी भी इसका जवाब मिलता है कि महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया, बदायूनी ने किया। और महाभारत को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसे जय संहिता भी कहते हैं। महाभारत को अन्य किस नाम से, जय संहिता भी कहते हैं। और महाभारत के बारे में ध्यान रखेंगे, ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ये सिर्फ विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य आपसे पूछे कौन सा है, तो ये आपके
महाभारत है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस वजह से इस प्रश्न को लिया गया है। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? रजमनामा कहलाता है। और इसके रचयिता कौन है महाभारत के? तो महर्षि वेद व्यास है महाभारत के रचयिता। और इसका अनुवाद किसने किया था, यानी कि इसको ट्रांसलेट किसने किया? तो फैजी के नेतृत्व में कई लेखकों ने किया, जिसमें से एक बदायूनी भी थी। तो आपको ऑप्शन में बदायूनी भी केवल मिल सकता है, फैजी भी मिल सकता है। तो जय संहिता इसकी अन्य नाम है। महाभारत का अन्य नाम आपसे पूछे कि क्या है? महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है। और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? महाभारत है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो देखिए, जापान को कहा जाता है उगते सूर्य की भूमि। और अर्धरात्रि के सूर्य की उपमा किसी देश को दी जाती है? अर्धरात्रि के सूर्य की उपमा किस देश को दी जाती है? तो ये दी जाती है नॉर्वे को कहा जाता है। और जापान के बारे में पूछे, अगर आपसे पूछे कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो जापान का मैनचेस्टर जो है ओसाका को कहते हैं। जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ओसाका को कहते हैं। अब विभिन्न देशों के, कई देशों के उपनाम हम लोग देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि गगनचुंबी इमारतों का शहर किसे कहते हैं? गगनचुंबी इमारतों का शहर किसे कहते हैं? तो गगनचुंबी जो है इमारतों का शहर, ये कहते हैं न्यूयॉर्क को। शहर न्यूयॉर्क को कहते हैं। क्यों न्यूयॉर्क कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। और न्यूयॉर्क कहाँ पे स्थित है? ये अमेरिका में स्थित है। यहाँ पे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, इसीलिए गगनचुंबी इमारतों का शहर इसे कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? या फिर आपसे पूछे कि कंगारू का देश किसे कहते हैं? कंगारू का देश आपसे पूछे कि किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। प्यासी भूमि का देश और कंगारुओं का देश, ये ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ठीक, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। वहीं आपसे पूछे कि झीलों का देश किसे कहते हैं? तो झीलों का देश किसे कहते हैं? तो ये फिनलैंड को कहते हैं। झीलों का देश किसे? फिनलैंड को कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि दक्षिणी अमेरिका का द्वार किसे कहते हैं? दक्षिणी अमेरिका का द्वार किसे कहते हैं? तो दक्षिणी अमेरिका का द्वार वेनेजुएला को कहते हैं। इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। वेनेजुएला को दक्षिणी अमेरिका का द्वार कहते हैं, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है उगते सूर्य की भूमि। अर्धरात्रि के सूर्य की देश की उपमा किसे देते हैं? तो इसे नॉर्वे को देते हैं, अर्धरात्रि के सूर्य की देश की उपमा। और देखते हैं, आपसे पूछे कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो जापान के मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को। और गगनचुंबी इमारतों का शहर किसे कहा जाता है? तो ये न्यूयॉर्क को कहा जाता है, गगनचुंबी इमारतों का शहर। और प्यासी भूमि का देश और कंगारू का देश, ये ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। और दक्षिणी अमेरिका का द्वार जो है वेनेजुएला को कहा जाता है। इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। और इनके साथ एक और लोग थे, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस थे। कौन? आनंद मोहन बोस थे। तो ये ध्यान रखेंगे, कौन थे इसके संस्थापक? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। और इंडियन एसोसिएशन के बारे में पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1876 में हुई थी। और अगर आपसे पूछे कि इसका इंडियन एसोसिएशन इसका कांग्रेस में विलय कब हुआ? इसका कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो 1876 में इसकी स्थापना, और 1886 में इसका कांग्रेस में विलय हो गया। अगर आपसे पूछे कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो अगर आपसे पूछे कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन पूछे इसकी स्थापना किसने की? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इसकी स्थापना हुई थी 1851 में। और कहाँ पे हुई थी स्थापना इसकी? कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि दलित वर्ग एसोसिएशन, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो दलित वर्ग एसोसिएशन की जो स्थापना है ये किए थे आपके BR अम्बेडकर। कौन? भीमराव अम्बेडकर ने किया था।
ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। और देख लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया और इसके साथ आनंद मोहन बोस भी थे, और इसकी स्थापना इंडियन एसोसिएशन की 1876 में कांग्रेस में का विलय, इसमें आगे चल के कांग्रेस में विलय कर दिया गया, और 1886 में, क्योंकि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 86 में इंडियन एसोसिएशन का इसमें विलय कर दिया गया। अगर आपसे पूछे कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो 1851 में इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी, और दलित वर्ग एसोसिएशन के संस्थापक BR अम्बेडकर थे। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किया इसने, ठीक, इन्होंने। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष। अगर आपको विधानसभा का सदस्य बनना है, विधानसभा का सदस्य बनना है तो विधानसभा, अगर आपको राज्यसभा विधानसभा का सदस्य बनना है तो अभी आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो भी आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है या फिर वाइस प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति बनना है तो आपकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको राज्य का किसी राज्य का गवर्नर बनना है तो भी आपकी आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक। अब लोकसभा के बारे में बात करेंगे। तो आपसे पूछे कि प्रथम सदन, लोकसभा को प्रथम सदन भी कहते हैं, इसे निम्न सदन भी कहते हैं। प्रथम सदन और निम्न सदन भी कहते हैं लोकसभा को, ठीक। और लोकसभा के बारे में बात करें, लोकसभा के पहले अध्यक्ष आपसे पूछे कौन थे, तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष जो है GV मावलंकर थे। कौन? गणेश वासुदेव मावलंकर कौन थे, जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। और अगर आपसे पूछे कि लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, अगर आपसे पूछे तो लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन? अनंत शयन अयंगर थे। कौन? अनंत शयन अयंगर थे लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष। और आपसे पूछे, अयंगर यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष आपसे पूछे कि कौन थी, तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष जो थी मीरा कुमार थी। कौन? मीरा कुमार थी लोकसभा की पहली महिला। और लोकसभा में सर्वाधिक सीट कितने हो सकते हैं, तो लोकसभा में सर्वाधिक सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा में सर्वाधिक सीटें 550 हो गई हैं। पहले 552 था, 2 एंग्लो इंडियन की सीटों को हटाया गया। लोकसभा में सदस्यों के बनने के लिए आयु कितनी, 25 वर्ष होनी चाहिए। और विधानसभा का सदस्य अगर बनना है तो भी आयु 25 वर्ष। अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो भी आपकी आयु 25 वर्ष। अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है या फिर विधान परिषद की सदस्य बनना है तो आयु आपकी कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। राज्यसभा या फिर विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु, और विधान और राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष आयु। अगर किसी राज्य का गवर्नर बनना है तो भी आपको 35 वर्ष आयु, ठीक। अगला प्रश्न है कि लोकसभा को क्या कहते हैं, तो इसे प्रथम सदन भी कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि पहले अध्यक्ष कौन थे लोकसभा के, तो GV मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे लोकसभा के, अनंत शयन अयंगर थे लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष, ठीक। और पहली महिला अध्यक्ष लोकसभा की कौन बनी थी, तो मीरा कुमार बनी थी लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष। और लोकसभा में सर्वाधिक सीटें कितनी हैं, तो 550 हैं लोकसभा में सर्वाधिक सीटें। चिल्का झील कहाँ पे अवस्थित है, तो देखिए चिल्का झील कहाँ पे स्थित है, ओडिशा में स्थित है। चिल्का झील कहाँ पे, ओडिशा में। और चिल्का झील की विशेषता क्या है, ये खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। ये खारे पानी की ये भारत की सबसे बड़ी झील है। और भी विशेषता है इसका कि ये किस टाइप का झील है, ये एक लैगून झील है। कैसा झील है, लैगून झील है। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि अगर आपसे पूछे कि चिल्का झील स्थित कहाँ पे है, तो उड़ीसा में। लेकिन आपसे पूछे कि किन नदियों के बीच में स्थित है, तो ये गोदावरी और ये जो चिल्का झील है गोदावरी एंड जो महानदी के बीच में स्थित है। चिल्का गोदावरी और महानदी के बीच स्थित है कौन सी झील, ये चिल्का जो है गोदावरी और महानदी के मुहाने के बीच है। और चिल्का झील को भारत की पहली रामसर साइट बनाया गया। का भारत की पहली रामसर साइट आपसे पूछे क्या है, तो भारत की पहली रामसर साइट ये चिल्का झील को नामित किया गया, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, चिल्का झील को भारत की पहली रामसर साइट बनाया गया।
ठीक। और अगर आपसे पूछे कि कोणार्क मंदिर कहाँ पे स्थित है, कोणार्क ये सूर्य टेम्पल है, ये कहाँ पे स्थित है, तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो भी कहाँ पे है, ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे, उड़ीसा में। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं चिल्का झील कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। इसकी विशेषता है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये लैगून झील है। किस टाइप की झील है, लैगून झील। स्थित कहाँ पे है, तो ये गोदावरी नदी और महानदी के मुहाने के बीच है। गोदावरी नदी और महानदी के मुहाने के बीच स्थित है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं भारत की जो पहली रामसर साइट है वो चिल्का झील को नामित किया गया था। और कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित मंदिर है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है, तो दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जानता है और इन्हें कहा जाता है श्वेत क्रांति के जनक, ठीक। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। अब डॉक्टर वर्गीज कुरियन के बारे में बात करेंगे। इनका जन्मदिन कब होता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्मदिन होता है 26 नवंबर के दिन। और इस दिन क्या हम लोग मनाते हैं, इस दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। इस दिन क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं भारत में। और अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे कुछ चीजें पूछ लिया जाए, आपसे पूछे कि दूध में कौन से प्रोटीन उपस्थित होते हैं, तो दूध में जो प्रोटीन होते हैं उनका नाम क्या है, केसीन प्रोटीन। अगर आपसे पूछे कि दूध में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है, तो दूध में कौन सी, लैक्टोज नामक शर्करा उपस्थित होती है। तो अगर आपसे पूछे कि गाय का दूध हल्का पीला क्यों होता है, गाय का दूध हल्का पीला क्यों होता है, तो गाय का दूध हल्का पीला होता है ये कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। क्यों, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध हल्का पीला होता है। अगर आपसे पूछे कि दूध से दही बनाने वाले एंजाइम का क्या नाम है, दूध से दही बनाने वाले ये एंजाइम का क्या नाम है, तो दूध से दही बनाने वाले जो एंजाइम काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे रेनिन एंजाइम कहते हैं। क्या, रेनिन एंजाइम कहते हैं। अगर आपसे पूछे दूध से दही बनाने वाले एंजाइम कौन से होते हैं, दूध से दही बनाने वाले एंजाइम रेनिन एंजाइम होते हैं। अगर आपसे पूछे कि दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का क्या नाम है, तो दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का क्या नाम है, तो इसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लैक्टोबैसिलस इसका नाम है, ठीक। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, लैक्टोबैसिलस इसका नाम है, ठीक। दूध की शुद्धता का माप किससे करते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दूध की शुद्धता का माप ये लैक्टोमीटर से करते हैं। किससे, लैक्टोमीटर से करते हैं दूध की शुद्धता का माप, ठीक। और दूध में आपसे पूछे कि कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता है, तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। कौन सा, विटामिन सी नहीं पाया जाता है। देख लेते हैं, आपसे पूछे कि दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जानता है। और इनका जन्मदिन होता है 26 नवंबर के दिन, और 26 नवंबर को दिन ये हम लोग राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं, ठीक, इनके जन्मदिन पे। और दूध में प्रोटीन होता है केसिन प्रोटीन। दूध में शर्करा कौन सी होती है, तो लैक्टोज नामक शर्करा होती है। गाय का दूध हल्का पीला होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन की उपस्थिति होती है। गाय का दूध हल्का पीला। और दूध से दही बनाने वाले एंजाइम का क्या नाम है, तो दूध से दही बनाने वाले एंजाइम का नाम रेनिन एंजाइम है। दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम लैक्टोबैसिलस है। दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम लैक्टोबैसिलस है। और दूध की शुद्धता का माप लैक्टोमीटर से करते हैं। दूध की शुद्धता का माप लैक्टोमीटर। और शुद्ध दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती, तो विटामिन सी दूध में नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, अब लोकसभा के पहले अध्यक्ष के बारे में हम लोग बताया ही। तो अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस के, अगर यहाँ पे कांग्रेस लिख लीजिए, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो किसे बनाया गया था, तो ये आप लोग बताएंगे कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो ये बनाया गया था व्योमेश चंद्र बनर्जी को। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी को कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बनाया गया था।
या फिर आप कह लें कि WC बनर्जी को कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। और कब बनाया गया था? इसका अधिवेशन हुआ था 1885 को। और ये वाला पहला अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ पे हुआ था? ये आपके मुंबई में हुआ था। पहला अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। और इसकी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब जो दूसरा वाला बैठक है कांग्रेस का कहाँ पे हुआ? तीसरा अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ पे हुआ? और चौथा अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ पे हुआ? ये चारों पढ़ेंगे। तो दूसरा वाला 1886 में हो, दूसरा वाला जो है कांग्रेस का अधिवेशन 1886 में, तीसरा वाला 1887 में, तीसरा वाला कांग्रेस का अधिवेशन 1886 में, और चौथा वाला जो कांग्रेस का अधिवेशन है ये 1887 में हुआ, 88 में हुआ। ठीक, तो सेकंड वाला जो कहाँ पे हुआ था? पहला वाला तो यहाँ पे मुंबई में हो गया, सेकंड वाला फिर जाके हुआ आपका कहाँ पे? कोलकाता में। सेकंड वाला कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में। और चौथा कहाँ पे हुआ? तो ये तीसरा वाला ये मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। और जो चौथा वाला है ये इलाहाबाद में। इसका अधिवेशन कहाँ पे? इसका अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। तो अब सभी को देख लेते हैं। जो कोलकाता वाला है इसके अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बने। और दादा भाई नौरोजी इसकी विशेषता क्या थी? तो ये आप लोग याद रखेंगे कि दूसरा वाला 1886 में कोलकाता में हो रहा है और इसके अध्यक्ष बन रहे दादा भाई नौरोजी, जो कि पहले कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। कांग्रेस के पूछा जाता है, कांग्रेस के ये पहले पारसी अध्यक्ष बने। और जो तीसरा वाला अधिवेशन है ये 1887 में मद्रास में हुआ और इसकी अध्यक्षता किए बदरुद्दीन तैयब। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? बदरुद्दीन तैयब। और बदरुद्दीन तैयब जो है ये कांग्रेस के कैसे अध्यक्ष है? तो ये इनकी विशेषता ये है कि कांग्रेस के ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने, कांग्रेस के ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और तीसरा वाला अधिवेशन 1888 में हुआ, इलाहाबाद में हुआ। और इसकी अध्यक्षता किए जॉर्ज यूल इसकी अध्यक्षता किए। और ये कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने, कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, एक बार आपसे पूछे कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और जिन्हें WC बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसका अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। और दूसरा वाला कब हुआ था? 1886 में हुआ था और ये कलकत्ता में हुआ था, यानी कोलकाता में। और इसके अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी और ये कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष बने थे। ठीक, कांग्रेस के पहले पारसी। तीसरा अधिवेशन कांग्रेस का 1887 में हुआ और ये मद्रास में हुआ और इसमें बने बदरुद्दीन अली तैयब इसकी अध्यक्षता किए। और ये कैसे अध्यक्ष थे? कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। ठीक, और चौथा नंबर का जो अधिवेशन है 1888 में हुआ कांग्रेस का और ये इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ और इसमें अध्यक्षता किए जॉर्ज यूल और ये कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो जो संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पूछा जाता है, ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। अब यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करें, इसका डिजाइन किसने तैयार किया? तो राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है ये पिंगली वैंकैया ने तैयार की। किसने? पिंगली वैंकैया ने तैयार किया। और राष्ट्रीय ध्वज में जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 का अनुपात होता है। और जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें आपसे पूछे कि पट्टी का रंग कौन कौन सा होता है? पट्टी का रंग तो सबसे ऊपर केसरिया होता है। सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? केसरिया होता है। उसके बाद फिर केसरिया होता है, फिर सफ़ेद रंग होता है, सफ़ेद रंग होता है। उसके बाद फिर कौन सा रंग? हरा होता है। ठीक, ये तीनों राष्ट्रीय ध्वज का हमारा जो रंग होता है। ठीक, और इसमें चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो चक्र में तीलियों की बात करें तो चक्र में 24 तीली होती है। और ये तीली किसका प्रतीक है? तो ये प्रगति एवं न्याय का प्रतीक है। किसका? प्रगति एवं न्याय का प्रतीक है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसमें जो अशोक चक्र है ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ये अशोक स्तंभ, और अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? तो अशोक स्तंभ भी ये सारनाथ से लिया गया। ठीक, सारनाथ से। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। संविधान का डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वैंकैया ने तैयार किया। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का होता है।
इसके पट्टी का रंग कैसा होता है, केसरिया, सफेद और हरा होता है। ठीक, और इसमें चक्र में कितनी तीलियां, 24 तीलियां, और प्रतीक किस चीज का, प्रगति और न्याय का प्रतीक होती है। और ये जो है, जो हमारा चक्र है ये अशोक स्तंभ से लिया गया है। और ये कहाँ के अशोक स्तंभ से, तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। और इसलिए किसे बनवाया था, अशोक ने बनवाया। बात करते हैं राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति शासन जो है ये आपके अनुच्छेद नंबर 356 में है। और अनुच्छेद नंबर 356 में अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति शासन किस भाग में है, तो ये भाग 18 में है। और अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कौन करता है, अगर आपसे पूछे कि हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, तो राज्यपाल इसमें सिफारिश करता है। कौन सिफारिश करता है, राज्यपाल। और इस दौरान जो है राष्ट्रपति शासन के दौरान आपसे पूछा जाएगा कि राज्य का संचालन कौन करता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का संचालन कौन करता है, तो ये राज्य का राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्य का राज्यपाल करता है राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का संचालन। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रपति शासन न्यूनतम कितने वर्षों तक लगा रह सकता है, न्यूनतम कितने वर्षों तक लगा रह सकता है, तो ये न्यूनतम आपके ये 6 माह तक, न्यूनतम 6 माह तक लगा रह सकता है। और आपसे पूछे कि अधिकतम कितने दिन तक लगा रह सकता है, अधिकतम कितने दिन तक लगा रह सकता है, तो अधिकतम ये 3 वर्ष तक लगा रह सकता है, 3 वर्ष तक। और राष्ट्रपति शासन जो है, राष्ट्रपति शासन ये पहली बार कहाँ पे लगा, पहली बार ये पंजाब में लगा। कहाँ पे, पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था। और ये कब लगा था, 1951 में लगा था। और राष्ट्रपति, अब कुछ चीजें और अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद नंबर 352 में है। वहीं आपसे पूछे कि वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है, वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 360 में है वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लीजिए राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 356 में है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति शासन किस भाग में है, तो भाग 18 में है। और राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। और इस दौरान राज्य का संचालन कौन करता है, तो राज्य का राज्यपाल करता है राज्य का संचालन। और न्यूनतम कितने दिन तक लगा रह सकता है, तो न्यूनतम राष्ट्रपति शासन 6 माह तक लगा रह सकता है। लेकिन अधिकतम आपसे पूछे कितने दिन तक लगा रह सकता है, तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम जो है ये 3 वर्ष तक लगा रह सकता है। और पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा, पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में 1951 में लगा। और राष्ट्रीय आपात के बारे में बात करें, अनुच्छेद नंबर 352 में राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात अनुच्छेद नंबर 360 में लिया गया है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सर्वाधिक लंबी तटरेखा है, तो गुजरात राज्य की सर्वाधिक लंबी तटरेखा। कहाँ की, गुजरात राज्य की सर्वाधिक। अगर आपसे पूछे कि किस देश की सर्वाधिक लंबी तटरेखा है, तो कनाडा की सर्वाधिक लंबी तटरेखा। कहाँ की, कनाडा की सर्वाधिक लंबी तटरेखा है। अब गुजरात के बारे में कुछ चीजें आपसे पूछे कि गुजरात के सीएम का क्या नाम है, तो भूपेंद्र पटेल है गुजरात के सीएम का नाम, भूपेंद्र पटेल है गुजरात के सीएम का नाम। अगर आपसे पूछे कि वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पे है, वल्लभी जो है विश्वविद्यालय कहाँ पे, तो वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पे है, गुजरात में। अगर आपसे पूछे कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है, सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है, तो ये भी आपके गुजरात में। अगर आपसे पूछे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी ये नर्मदा जिला गुजरात में। कहाँ पे, नर्मदा जिला, और कहाँ पे, नर्मदा जिला गुजरात में। और सरदार पटेल की मूर्ति है, किसकी मूर्ति है, तो सरदार पटेल जी की मूर्ति है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं आपसे पूछे कि बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है, बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है, तो बुलंद दरवाजा भी कहाँ पे, ये गुजरात में स्थित है। और बुलंद दरवाजा की बात करें तो इसे किसने बनवाया था, बुलंद दरवाजा, तो अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था गुजरात विजय के दौरान, गुजरात विजय के दौरान इसे अकबर ने बनवाया था। ठीक, अगर आपसे पूछे कि कांडला पत्तन कहाँ पे स्थित है, कांडला पत्तन कहाँ, यानी कि कांडला पोर्ट कहाँ पे स्थित है, तो ये कच्छ की खाड़ी गुजरात में, कच्छ की खाड़ी जो है वहाँ उस साइड में गुजरात में स्थित है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और तो देख लेते हैं आपसे पूछे कि किस राज्य की सर्वाधिक लंबी तटरेखा है, तो गुजरात की सर्वाधिक लंबी तटरेखा है। अगर आपसे पूछे किस देश की सर्वाधिक लंबी तटरेखा है, तो कनाडा की। और गुजरात के सीएम का क्या नाम है, भूपेंद्र पटेल है गुजरात के सीएम का नाम। और
वल्लभी जो विश्वविद्यालय है, वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी कहाँ पे, गुजरात में। ये पटेल, सरदार पटेल की मूर्ति, सरदार वल्लभ भाई पटेल के, नर्मदा जिला गुजरात में स्थित है। बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है, तो बुलंद दरवाजा है गुजरात में स्थित है, जिसे अकबर ने बनवाया था गुजरात विजय की याद में। कांडला पत्तन कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। बढ़ते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य की शिक्षा। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था, 2002 में, इसके तहत किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और इसके तहत संविधान में कौन से अनुच्छेद को जोड़ा गया, तो इसके तहत संविधान में 21A को जोड़ा गया। ठीक, 21A को जोड़ा गया। ठीक, तो ये भी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके, शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके, शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय है और राज्य सूची को निकाल करके इसे समवर्ती सूची में रखा गया। किस सूची में, समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची का मतलब जिसमें राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, उसे कहते हैं समवर्ती सूची। ये किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 करके, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया। अगर आपसे पूछे कि राज्य बालकों को निःशुल्क शिक्षा देगा, राज्य जो है अपने बालकों को क्या करेगा, निःशुल्क शिक्षा देगा, ये प्रावधान किस में किया गया है, तो ये प्रावधान डीपीएसपी के किस आर्टिकल में, ये प्रावधान जो है डीपीएसपी के किस आर्टिकल में किया गया है, तो ये अगर आपसे पूछे तो ये आपके किया गया अनुच्छेद 45 में। ये अनुच्छेद 45 में किया गया। ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए राज्य क्या करेगा, 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उन्हें शिक्षा का व्यवस्था करेगा। ठीक, तो देख लेते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत किया गया। इसे अनुच्छेद कितने में रखा गया, 21A में। इसके तहत अनुच्छेद 21A के जोड़ा गया और इसे क्या बनाया गया, फंडामेंटल राइट बनाया गया। ठीक, और शिक्षा का जो अधिकार है ये राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया। कौन सा संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया। राज्य बालकों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगी। ये अनुच्छेद 45 के तहत राज्य क्या करेगी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि लैटेराइट मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, तो लैटेराइट मिट्टी जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और लैटेराइट मिट्टी का आपसे पूछे कि अन्य नाम क्या है, अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसे मुखरैला मिट्टी भी कहते हैं। कैसा मिट्टी, मुखरैला मिट्टी भी कहते हैं। लैटेराइट मिट्टी को क्या कहते हैं, मुखरैला मिट्टी भी कहते हैं। और बात करेंगे मिट्टी के प्रकार। आपसे पूछे कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है, मिट्टी की प्रकार आपसे अगर पूछे कि कितने प्रकार की, तो मिट्टी 8 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे काली मिट्टी के बारे में देखेंगे हम लोग। काली मिट्टी, तो काली मिट्टी की बात करें, इसे रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। रेगूर मिट्टी सबसे ज्यादा काली मिट्टी के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। रेगूर मिट्टी भी कहते हैं या फिर इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। लावा मिट्टी भी कहते हैं काली मिट्टी को। और इसका निर्माण जो है, काली मिट्टी का निर्माण के बारे में बात करें, ये बेसाल्ट चट्टान से बनती है। किससे, बेसाल्ट चट्टान से काली मिट्टी बनती है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो काली मिट्टी है ये कपास के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी, कपास के फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। ठीक, तो अगला प्रश्न है, अगला देखते हैं यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी के बारे में। अगर जलोढ़ मिट्टी के बारे में आपसे पूछे तो जलोढ़ मिट्टी का प्रकार कितना होता है, तो जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार का, ये 2 प्रकार की होती है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नई जलोढ़ मिट्टी। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। क्या, बांगर कहते हैं। और नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, इसे खादर कहते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। तो इन सारी चीजों को आप लोग याद करिएगा। तो देख लेते हैं लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो लैटेराइट मिट्टी महाराष्ट्र के क्षेत्र में, एरिया में पाई जाती है। और भी राज्यों में पाई जाती है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार इसका महाराष्ट्र एरिया में। और बात करेंगे मिट्टी के प्रकार की, तो मिट्टी टोटल 8 प्रकार की होती है। काली मिट्टी को देख लीजिए, इसे रेगूर मिट्टी कहते हैं, लावा मिट्टी भी कहते हैं। बात करते हैं इसका निर्माण किससे होता है, तो बेसाल्ट चट्टान से इसका निर्माण होता है। और कपास के लिए ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है। कपास के लिए कैसी मिट्टी उपयोगी होती है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, काली मिट्टी का उपयोगी होती है। और लैटेराइट मिट्टी का अन्य नाम क्या है, इसे मुखरैला मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी के बारे में देखते हैं,
कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पाश्चर ने किया था रेबीज के टीके की खोज। अगर आपसे पूछे कि रेबीज के टीके की खोज किसने किया, तो लुई पाश्चर। और रेबीज होता किस वजह से है? तो ये कुत्ते के काटने से, पागल कुत्ते के काटने से, या फिर कोई भी संक्रमित जानवर के काटने से ये क्या हो जाता है? आपके रेबीज हो जाते हैं। ठीक, तो अगला प्रश्न है कि अगर आपसे पूछे कि ये रेबीज जो है ये वायरस से होने वाला रोग है, यानी कि ये कैसा बीमारी है? वायरस जनित बीमारी है, यानी कि ये वायरस से फैलता है। ठीक, और इसमें कौन सी अंग, रेबीज में आपसे पूछे कि कौन सी अंग प्रभावित होती है, तो इसमें तंत्रिका, पूरी की पूरी तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाती है। क्या प्रभावित? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। और इस रोग को क्या कहा जाता है? रेबीज से जो रोग होता है उसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। क्या? हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। और हाइड्रोफोबिया में क्या होता है? इसमें पानी से डर लगता है। हाइड्रोफोबिया में क्या लगता है? पानी से डर लगता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत का रेबीज मुक्त पहला राज्य कौन सा है? रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य कौन सा है? रेबीज मुक्त पहला राज्य जो है ये आपके गोवा है। कौन सा है? रेबीज मुक्त पहला राज्य गोवा है। हर घर जल वाला पहला राज्य भी गोवा है। रेबीज टीके की खोज किसने की? लुई पाश्चर ने किया। और रेबीज ये पागल कुत्ते के काटने से होता है और इसे बीमारी को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया। इसमें पानी से, हाइड्रोफोबिया में यानी कि पानी से डर लगता है। और ये वायरस से जनित रोग है, यानी कि वायरस से फैलता है रेबीज। और इसमें कौन सी अंग प्रभावित होती है? तो तंत्रिका तंत्र इसमें प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है? तंत्रिका तंत्र। और रेबीज मुक्त जो भारत का पहला राज्य है गोवा है। ठीक, तो इन सारी चीजों को ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन है। कौन सी डॉल्फिन? गंगा डॉल्फिन है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं इसे कब अपनाया गया राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में? तो इसे राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में कब अपनाया गया? तो इसे 5 अक्टूबर 2009 को अपनाया गया। कब? 5 अक्टूबर 2009 को अपनाया गया। और इसी दिन 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? इसी दिन 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। क्या? कौन सा दिवस? डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? गंगा डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है सूंस है। क्या? गंगा डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है सूंस है। अगर आपसे पूछे कि डॉल्फिन किस वर्ग में आते हैं, तो जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन ये अस्तनी वर्ग में आते हैं। किसमें? अस्तनी वर्ग में आते हैं। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं हमारी राष्ट्रीय नदी क्या है? हमारी राष्ट्रीय नदी क्या है? तो हमारी राष्ट्रीय नदी है गंगा। हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा है। और इसे राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया? 2008 में। तो इन सारी चीजों को आप लोग याद करके चलेंगे। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन है? गंगा डॉल्फिन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। इसे कब अपनाया गया राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में? तो 5 अक्टूबर 2009 को अपनाया गया। 5 अक्टूबर को ही इसलिए हम लोग क्या डॉल्फिन दिवस इसलिए मनाते हैं। ठीक, और बात करते हैं डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम सूंस है। और डॉल्फिन किस वर्ग में? स्तनी वर्ग में आते हैं। और राष्ट्रीय नदी गंगा है। इसे घोषित कब किया गया? तो राष्ट्रीय नदी गंगा को कब घोषित किया गया? इसे 2008 में घोषित किया गया। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? तो संविधान सभा का जो पहला बैठक है 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। और इसमें खास बात क्या है? इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया किसे? इसमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। ठीक, क्यों? क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग थे। बुजुर्ग का मतलब क्या? ये सबसे ज्यादा उम्र के थे। ठीक, इस वजह से इन्हें संविधान सभा का पहला अध्यक्ष बनाया गया। अब दूसरी बैठक कब हुई थी? 3 बैठक हम लोग देखेंगे, क्योंकि 3 बैठक इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी बैठक जो है इसके 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को हुई। और इसमें खास बात क्या है? इसमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसमें संविधान का सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अगर तीसरा बैठक जो है ये इसके 2 दिन बाद, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। 13 दिसंबर 1946 को। इसमें खास बात क्या थी? इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? इसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इस बैठक में क्या किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष पेश किया। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और संविधान सभा का आपसे पूछे कि अंतिम बैठक कब हुआ था, अंतिम बैठक कब हुआ था संविधान सभा का, तो ये हुआ था आपका 24 जनवरी सन 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ। और इसकी खास बात क्या थी, और इसी दिन क्या मनाया गया, इसी दिन भारत के राष्ट्रपति किसे बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। किसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक, ये भारत के पहले राष्ट्रपति बने। और अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो जुलाई 1946 में। कब हुआ था, जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग थे। और दूसरा बैठक हुआ 11 दिसंबर 1946 में, और इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और तीसरा बैठक हुआ 13 दिसंबर 1946 को, और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए। और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो 24 जनवरी 1950 को हुई। और इसकी खास बात क्या थी, इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का क्या बना दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, बनाया गया। और गठन कब हुआ था संविधान सभा का, तो जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पहला क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता, तो पहला क्रिकेट विश्व कप वेस्ट इंडीज ने जीता। किसने, वेस्ट इंडीज ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि इसमें उप विजेता कौन बना था, उप विजेता कौन बना था, तो देखिए उसमें उप विजेता बना था ऑस्ट्रेलिया इसमें उप विजेता, यानी कि पहला विश्व कप ही ऑस्ट्रेलिया हार गया। लेकिन रुको अभी, तो थोड़ा देर रुको। तो देखिए पहला विश्व कप ऑस्ट्रेलिया हार गया, लेकिन सर्वाधिक विश्व कप विजेता आपसे पूछे कौन है, सर्वाधिक विश्व कप विजेता कौन है, तो सर्वाधिक विश्व कप विजेता जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। कौन है, सर्वाधिक विश्व कप विजेता ऑस्ट्रेलिया है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक विश्व कप विजेता कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। तो और बात करते हैं भारत कितनी बार विश्व कप जीता, भारत कितनी बार विश्व कप जीता है ये आप लोग बताएंगे। तो भारत कुल 2 बार जीता है। भारत कितनी बार विश्व कप, 2 बार। पहली बार जीता था 1893 में, पहली बार 1893 में, यानी कि 1993 में जीता। यहाँ पे शिकागो सम्मेलन नहीं हो रहा है, शिकागो सम्मेलन की बात नहीं है कि 1893 में होगा, ये विश्व कप चल रहा है। तो विश्व कप भारत कब जीता था, तो ये 1993 में जीता। और इस समय 1983 में विश्व कप जीता था। और इस समय भारत के कप्तान कौन थे, तो इस समय भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव थे। कौन थे, कपिल देव थे। और कपिल देव इस यहाँ पे किसे हराया था, तो भारतीय टीम ने, तो इसमें भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज को हराया था। किसको, वेस्ट इंडीज को हराया था। और जो दूसरा विश्व कप, पहला विश्व कप 1883 में, जो दूसरा विश्व कप है वो 1911 में जीता, 1911 में जीता। और 1911 में इसमें कप्तान कौन थे, MS धोनी थे इस समय कप्तान, MS धोनी। और इसे किसने हराया, इस दौरान भारत ने किसे हराया, श्रीलंका को हराया था। किसे हराया था, श्रीलंका को हराया था। और सर्वाधिक बार विश्व कप विजेता ऑस्ट्रेलिया है। कितनी बार जीता था, 5 बार। तो देख लेते हैं पहला विश्व कप किस देश ने जीता, तो वेस्ट इंडीज ने पहला विश्व कप। और उप विजेता कौन बने थे, तो इसमें उप विजेता बना था ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता ऑस्ट्रेलिया बना था। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में ध्यान रखेंगे, ये सर्वाधिक बार विश्व कप विजेता है, कुल 5 बार जीता है। और भारत का विश्व कप कितनी बार जीता, तो भारत विश्व कप 2 बार जीता। 1983 में पहली बार जीता था, इसमें कप्तान कपिल देव थे। और इन्होंने किसको हराया था, इन्होंने वेस्ट इंडीज को हराया था। और दूसरी बार जीता 1911 में। और इसमें कप्तान थे MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। और इसमें इस दौरान भारत किसे हराया था, कोलकाता को हराया, श्रीलंका को हराया था। संविधान सभा की आत्मा किसे कहा जाता है, तो संविधान सभा की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। और संविधान की आत्मा, कहीं कहीं आपको ऑप्शन में प्रस्तावना भी मिल सकता है, प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसको, प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है।
और बात करते हैं, और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा अगर आपसे पूछे किसने कहा, तो भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। किसने? भीमराव अंबेडकर ने कहा। भीमराव अंबेडकर कौन थे? इस संविधान के जनक थे। कौन थे? संविधान के जनक थे, भारत के पहले कानून मंत्री थे, भारत के पहले कानून मंत्री थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान के जनक कौन है? भीमराव अंबेडकर थे। अनुच्छेद 32 के तहत आप लोग अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट पांच प्रकार की रिट जारी करती है। कौन कौन सी रिट जारी करती है? 5 प्रकार की। परमादेश हो गया, परमादेश हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया, परमादेश, अधिकार परीक्षा और बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश तो हो गया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण और क्या आपको प्रतिषेध, ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक, और संविधान का आत्मा तो अनुच्छेद 32 को। अगर आपसे पूछे कि संविधान का ऋण किसे कहा जाता है, तो ये आर्टिकल 19 को कहा जाता है, संविधान की ऋण आर्टिकल 19 को। अगर आपसे पूछे कि संविधान में मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। किसे? भाग 3 को कहा जाता है। तो इन सारी चीजों को फंडामेंटल राइट है भाग 3। भाग 3 क्या है? फंडामेंटल राइट है। तो देख लेते हैं कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है, प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है। और किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर कौन है? ये संविधान के जनक हैं भीमराव अंबेडकर, और भारत के पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर। अगर आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट इसके तहत जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन से रिट? परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। इस तरह 5 प्रकार की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। और भारत का संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को फंडामेंटल राइट को कहा जाता है। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है। तो शून्यकाल संसदीय व्यवस्था जो है ये भारत की देन है। कहाँ की? भारत की देन है। और बात करते हैं ये जीरो हावर, इसे भी शून्यकाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसे जीरो हावर भी कहते हैं, जीरो हावर भी कहते हैं। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये प्रश्नोत्तर काल होता है, प्रश्नोत्तर यानी कि इसमें प्रश्नोत्तर किए जाते हैं, प्रश्नोत्तर सत्र होता है। प्रश्नोत्तर सत्र यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रश्न काल और प्रश्नोत्तर काल दोनों अलग होता है। और ये जो शून्य काल का समय है ये कब से कब तक रहता है? जो शून्य काल का समय है ये क्या होता है? ये प्रश्न काल के बाद का समय होता है। ये जो प्रश्न काल है, प्रश्न काल के बाद का समय होता है। कौन सा समय? जो शून्य काल है ये प्रश्न काल का बाद का समय होता है। ये प्रश्नोत्तर सत्र इसे कहा जाता है। ठीक, क्योंकि ये प्रश्न उत्तर होता है। अगर आपसे पूछे कि भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था 21 देश से ली गई है, तो ये ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन से। साथ में आप लोग याद रखेंगे कि एकल नागरिकता भी कहाँ से ली गई है, एकल नागरिकता भी कहाँ से ली गई है, तो ये ब्रिटेन से ली गई है एकल नागरिकता। ठीक, और आपसे पूछे कि संसद के सत्र कौन कौन से चलते हैं, संसद के सत्र कौन कौन से चलते हैं, तो संसद के 3 सत्र चलते हैं। एक होता है आपका बजट सत्र, बजट सत्र चलता है। फिर आपका होता है मानसून सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र। फिर आपका होता है ग्रीष्मकालीन सत्र। कैसा? आपका होता है कौन सा सत्र? ये शीतकालीन सत्र होता है। कैसा? शीतकालीन
सत्र होता है। तो ये संसद के 3 सत्र होते हैं और सत्र बुलाने का काम कौन करता है? सत्र बुलाने का काम जो है राष्ट्रपति जी करते हैं। संसद के सत्र को कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। अगर आपसे पूछे कि सत्रावसान कौन करते हैं? सत्रावसान भी कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। सत्रावसान कौन? राष्ट्रपति जी ही करते हैं सत्रावसान। ठीक, तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो भारत की देन है। इसे जीरो हावर भी कहा जाता है, जीरो हावर भी कहा जाता है, प्रश्नोत्तर काल सत्र भी कहा जाता है। संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। एकल नागरिकता भी कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। और शून्य काल के समय को क्या कहा जाता है? तो देखिए, शून्य काल का जो समय होता है ये प्रश्न काल के बाद का समय होता है, प्रश्न काल के बाद का समय होता है। और बात करते हैं सत्र बुलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं, सत्रावसान करने का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि सत्र को खत्म करने का काम। संसद के सत्र 3 होते हैं। कौन कौन से? बजट सत्र हो गया आपका, मानसून सत्र हो गया, शीतकालीन सत्र हो गया। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो देखिए, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। इसका एक वो सिक्के पे चित्र बना हुआ था। इसके क्या होता है? सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए चित्र मिला था, सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए चित्र। तो इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? इसे संगीत प्रेमी भी कहा जाता है। क्या? संगीत प्रेमी भी इसे कहा जाता है। और साथ में साथ लिच्छवी दोहित्र भी इसे कहा जाता है। लिच्छवी दोहित्र क्यों कहा जाता है? आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में हमें कम करके बताएंगे, ये हमने आपको बताया भी था। लिच्छवी दोहित्र इन्हें कहा जाता है। और समुद्रगुप्त के एक दरबारी कवि थे जो कि बहुत फेमस है। समुद्रगुप्त के आपसे पूछे कि दरबारी कवि कौन थे? तो समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे उनका नाम क्या था? हरिसेन था। क्या? हरिसेन। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। हरिसेन ये किसके दरबार में रहते हैं? किसके दरबारी कवि थे? भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसका सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए चित्र मिला था। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए क्या मिला था? इसका चित्र मिला था। इस वजह से इसे संगीत प्रेमी भी कहा जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि ये संगीत का भी प्रेमी था। और समुद्रगुप्त के दरबारी एक कवि थे जिसका क्या नाम था? हरिसेन था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम हरिसेन था। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र भी कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च भारत का संविधान है। क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत का संविधान। अब संविधान के कुछ स्रोत देखते हैं, यानी कि संविधान जब बन रहा था तो विदेशियों से कौन कौन सी चीजें ली गई। आपसे पूछे कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार संविधान में किस देश से लिया गया है? या आपसे पूछे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया? राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया? अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति पे महाभियोग हो गया और वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया? वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया है ये आपके अमेरिका के संविधान से। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। अगर आपसे पूछे कि एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो एकल नागरिकता हो गया, साथ में द्विसदनी प्रणाली हो गई, द्विसदनी प्रणाली हो गई, और साथ में और कौन सी चीज? और आपका संसदीय प्रणाली। ये सारी चीजें कहाँ से ली गई हैं? ये सारी चीजें ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अगर आपसे पूछे कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व जिसे आप लोग क्या कहते हैं? DPSP भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ से ली गई है? ये आयरलैंड से ली गई है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? और संयुक्त बैठक कहाँ से ली गई है? संयुक्त जो बैठक है ये कहाँ से ली गई है? और संयुक्त बैठक हो गया, और आपका संयुक्त बैठक और समवर्ती सूची 21 देश के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची 21 देश के संविधान से। तो ये सारे के सारे आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि संविधान, भारतीय संविधान का सर्वोच्च किसे माना जाता है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च संविधान को माना जाता है। और संविधान के कुछ स्रोत देखते हैं। आपसे पूछे कि मौलिक अधिकार कहाँ से ली गई है? तो मौलिक अधिकार किस भाग में? तो भाग ये 3 में मौलिक अधिकार है। ये अमेरिका से ली गई। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। ये कहाँ से लिए गए? अमेरिका। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में है। ये कहाँ से ली गई है? अमेरिका में।
एकल नागरिकता ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। और द्विसदनीय प्रणाली ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली आर्टिकल 79 में। अगर बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 DPSP ये कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया। अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त बैठक ज्वाइंट सेशन आर्टिकल नंबर 108 ये कहाँ से ली गई है? ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई। समवर्ती सूची कार्य करने के लिए इसमें 52 विषय हैं, ये कहाँ से लिया गया है? आपके ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? तो देखिए सुपीरियर झील जो है ये कनाडा और अमेरिका के बीच में, कनाडा एंड अमेरिका के बीच में स्थित है। और कनाडा और अमेरिका के बीच में 5 झीलें स्थित है, जिसे क्या कहा जाता है? महान झील क्षेत्र कहा जाता है। इसे महान झील क्षेत्र कहा जाता है। और इसमें कितनी झीलें हैं? 5 झीलें। कौन कौन सी? एक तो आपका हो गया सुपीरियर झील, एक तो आपका कौन सा झील हो गया? सुपीरियर झील हो गया, और एक आपका हो गया ह्यूरॉन झील हो गया, सुपीरियर ह्यूरॉन मिशिगन हो गया। एक आपका कौन सा? मिशिगन, सुपीरियर ह्यूरॉन मिशिगन एंटोरियो, सुपीरियर ह्यूरॉन मिशिगन एंटोरियो, और कौन सा झील? इरी। ये 5 झीलें हैं। ठीक, और सुपीरियर झील तो विश्व कहाँ पे स्थित है? कनाडा में स्थित है। और ये विश्व का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील है, विश्व का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। किस पानी की? मीठे पानी की झील है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, और जो सुपीरियर झील के साथ ही आप लोग याद रखेंगे सू नहर। सू नहर ये पूछता है किन 2 झीलों को जोड़ती है? तो सू नहर जो है ये आपका, एक तो आपका हो गया सुपीरियर झील, इसे जोड़ती है किससे? सुपीरियर झील को जोड़ती है ह्यूरॉन झील से। किसे? ह्यूरॉन झील को जोड़ती है। अगर आपसे पूछे कि मिशिगन, तो मिशिगन झील के किनारे क्या स्थित है? इसके किनारे शिकागो शहर स्थित है, शिकागो इसके किनारे स्थित है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं सुपीरियर झील कहाँ पे स्थित है? तो ये कनाडा और अमेरिका के बीच सीमा के बीच में स्थित है। महान झील क्षेत्र में कितनी झीलें आती हैं? 5 झीलें। एक आपका हो गया सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, मिशिगन झील, और एंटोरियो झील और इरी झील। ये 5 झीलें आप लोग याद रखिएगा। और जो सुपीरियर झील है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और सू नहर जो है ये सुपीरियर झील और किस झील के बीच में स्थित है? सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के बीच में स्थित है। ठीक, और बात करते हैं मिशिगन झील के किनारे शिकागो स्थित है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। सूचना का अधिकार किस अधिनियम कब पारित हुआ? जो सूचना का अधिकार है वो अधिनियम 2005 में पारित हुआ। और कुछ हम कुछ चीजें देखते हैं। जैसे आपसे पूछे कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है, विश्व मानवाधिकार दिवस जो है ये 10 जनवरी के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस? ये 10 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार कितने में है? स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार है ये आर्टिकल 19 में है। किसमें? 19 में है। अगर आपसे पूछे कि जो भारत में संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार ये पहले कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार ये पहले मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार क्या होता है? जो हमसे कोई न छीन पाए। ये आर्टिकल 31 में था। और ये अब कर दिया गया है कौन सा संविधान संशोधन? इसको किया गया 44वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1978 में हुआ था। इसके तहत अब जो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था और आर्टिकल नंबर 31 में था, अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन सा अधिकार? कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इसे वर्तमान समय में आर्टिकल 300 के ए में रखा गया। आर्टिकल 300 के ए में रखा गया। ठीक, और बात करते हैं, और इसे अब कौन सा अधिकार? कानूनी अधिकार बना दिया गया। और शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया? शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो शिक्षा को मौलिक अधिकार जो है ये बनाया गया आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। तो देख लेते हैं एक बार। आपसे पूछे कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में पारित हुआ। और स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 19 में है।
और विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर के दिन विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। और संपत्ति का जो अधिकार है इसे मौलिक अधिकार किस आर्टिकल के द्वारा? तो अनुच्छेद 31 के द्वारा 24वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। और इसके तहत शिक्षा पहले संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे आर्टिकल नंबर 300 के ए में रखा गया। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया किस आर्टिकल के तहत? तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे बनाया गया। ठीक। स्वाइन फ्लू के वायरस का क्या नाम है? तो स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम H1N1 है। ठीक। और वहीं आपसे पूछे कि बर्ड फ्लू के वायरस का क्या नाम है? बर्ड फ्लू के वायरस का क्या नाम है? तो H5N1 है बर्ड फ्लू के वायरस का नाम। H5N1 है बर्ड फ्लू के वायरस का नाम। और बर्ड फ्लू की आपसे पूछे कि खोज कब हुई थी? तो 1997 में हुई थी बर्ड फ्लू की खोज। कब? 1997 में बर्ड फ्लू की खोज हुई थी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी थी। सरोजिनी नायडू बनी थी। और ये किस राज्य की बनी थी? किस राज्य में पहली महिला राज्यपाल बनी थी? तो ये उत्तर प्रदेश में बनी थी। किस प्रदेश में? अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। और अगर पूछे कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो थी वो प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री सीएम कौन बनी थी? तो सुचेता कृपलानी बनी थी। कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी बनी थी। कृपलानी। अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी? तो पहली प्रधानमंत्री कौन बनी थी? वो आपकी इंदिरा गांधी बनी थी। कौन बनी थी? इंदिरा गांधी बनी थी भारत की पहली प्रधानमंत्री। अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो विश्व की पहली महिला शासिका या फिर भारत की पहली महिला शासिका ये कौन बनी थी? आपकी रजिया सुल्तान बनी थी। कौन? रजिया सुल्तान बनी थी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, कहीं जाएगा नहीं, याद रखेंगे। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू बनी थी, उत्तर प्रदेश की बनी थी, उत्तर प्रदेश की। और पहली महिला सीएम कौन बनी थी? पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी बनी थी। और ये भी किस राज्य में बनी थी? उत्तर प्रदेश में ही बनी थी। पहली राष्ट्रपति भारत की कौन है? तो पहली राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल है। पहली भारत की पहली प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी है। और पहली महिला शासिका कौन है? तो रजिया सुल्तान है। शासिका किसे कहा जाता है? जिसने शासन किया हो। तो देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की आपसे पूछे कि स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है इसकी स्थापना 1944 में एक सम्मेलन हुआ था जिसे क्या कहा जाता है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। और ये सम्मेलन हुआ था आपके 1944 में। और इस सम्मेलन के तहत विश्व बैंक की भी स्थापना की गई और साथ में क्या किया गया? IMF की स्थापना की गई, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना की गई। और इसे क्या कहा जाता है? इन्हीं दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है। इन दोनों को क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि IMF के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में। आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। और 1945 में जब इसकी स्थापना हुई 1944 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत, तो और इसमें भारत सदस्य तुरंत बन गया था। भारत, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि IMF का भारत सदस्य कब बना था? तो ये 1945 में बना था। और भारत IMF में सदस्य कितने हैं? तो IMF में सदस्य कुल 190 देश हैं। और नवीनतम सदस्य आपसे पूछे कौन सा है? IMF का नवीनतम सदस्य आपसे पूछेगा कौन सा है? तो एंडोरा है। IMF का नवीनतम सदस्य कौन है? एंडोरा है। और IMF की मुद्रा का क्या नाम है? तो IMF का मुद्रा को क्या कहते हैं? स्पेशल ड्राइंग राइट कहते हैं, SDR कहते हैं। ठीक। और IMF की जो वर्तमान अध्यक्ष है उनका क्या नाम है? तो IMF का वर्तमान अध्यक्ष का नाम क्या है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। क्या है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है IMF की वर्तमान समय अध्यक्ष। ठीक। इतनी चीज़ें आप लोग IMF से याद रखेंगे।
देख लेते हैं। आपसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में। स्थापना कब हुआ था? तो 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत WB यानी कि विश्व बैंक और IMF की स्थापना हुई। अगर आपसे पूछे कि इसे क्या कहते हैं? इसे जुड़वा बहन कहते हैं, इन दोनों को जुड़वा बहन कहते हैं। स्थापना 1945 में हुआ था और भारत सदस्य बना था IMF का 1945 में। और सदस्य कितने हैं IMF में? 190 सदस्य हैं। और नवीनतम सदस्य का नाम क्या है? अंडोरा है IMF के नवीनतम सदस्य का नाम। और मुद्रा IMF की क्या है? SDR, जिसे क्या कहते हैं? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। अगला प्रश्न है कि करिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित हैं? तो करिंग नरेश खारवेल जो है चेदी वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? इस चेदी वंश से संबंधित है। और इस चेदी वंश की आपसे पूछे कि राजधानी कहाँ पे थी? तो चेदी वंश की राजधानी यहाँ पे गलत हो गया है, तो कोई बात नहीं, शक्तिमती थी। तो आप लोग समझ रहे हैं ना, तो इसकी राजधानी शक्तिमती थी। और कलिंग कहाँ का राजा था? तो ये खारवेल कहाँ का राजा था? ये कलिंग का राजा था, यहाँ पे लिखा भी है। तो ये कलिंग का राजा कौन सा? खारवेल था। और बात करते हैं कलिंग नरेश खारवेल के बारे में जानकारी कहाँ से हमें मिलती है? तो कलिंग नरेश खारवेल के बारे में जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलती है। कहाँ पे? हाथी गुम्फा अभिलेख में इसके बारे में जानकारी मिलती है। अगर आपसे पूछे कि 13वां शिला अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन, कलिंग में भी अशोक ने युद्ध किया था, अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? तो ये 13वें नंबर के शिलालेख में, 13वें शिलालेख में मिलता है। और इस युद्ध के बाद क्या कहा जाता है? इस युद्ध के बारे में, इस युद्ध के बाद क्या कर लिया था? अशोक ने धम्म की नीति अपना लिया था, धम्म की नीति अपना लिया था, यानी कि सारा मारकाट छोड़ दिया था। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं कि कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो ये चेदी वंश से संबंधित था। चेदियों ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? शक्तिमती में बनाई थी। और ये खारवेल कहाँ का राजा था? कलिंग का राजा था। कलिंग वंश, यहाँ पे खारवेल के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? कलिंग नरेश खारवेल के बारे में जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है, या फिर हाथी गुफा अभिलेख से। और अशोक ने कलिंग पे युद्ध कब किया था? तो इसका वर्णन जो है 13वें शिलालेख में है। और इसके बाद अशोक ने कौन सी नीति अपनाई? धम्म की नीति अपना ली थी। अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा, ये आप लोग प्रैक्टिस सेट या फिर कोई एग्जाम देते होंगे तो इसमें जरूर मिलता होगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? रेड क्लिफ लाइन। और भारत एंड चीन के बीच की जो सीमा है उसे क्या कहते हैं? उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान और भारत के बीच में सीमा रेखा को क्या कहते हैं? पाकिस्तान एंड भारत के बीच की जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं? उसे डूरंड रेखा कहते हैं, डूरंड लाइन कहते हैं, डूरंड रेखा कहते हैं। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान रहेगा यहाँ पे। पहले ये रेखा अफगानिस्तान और भारत के बीच में था, लेकिन अब हो गया पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है इसे क्या कहेंगे? इसे डूरंड रेखा कहते हैं, डूरंड रेखा कहा जाता है, यानी कि डूरंड लाइन कहा जाता है। और 49 डिग्री समांतर किसके बीच में है? 49 डिग्री समांतर रेखा किसके बीच में? यानी कि ये नॉर्थ 49 डिग्री नॉर्थ समांतर किसके बीच में है? तो ये यूएसए एंड कनाडा के बीच में, यूएसए और कनाडा के बीच में है। वहीं आपसे पूछे कि मैग्नीनाट रेखा कहाँ पे स्थित है? मैग्नीनाट रेखा कहाँ पे स्थित है? मैग्नीनाट रेखा तो ये आपके जर्मनी और फ्रांस के बीच में। कहाँ पे? जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में मैग्नीनाट रेखा। और वहीं आपसे पूछे कि हिंडनबर्ग रेखा कहाँ पे स्थित है? हिंडनबर्ग रेखा कहाँ पे स्थित है? तो हिंडनबर्ग रेखा कहाँ पे स्थित है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में, जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में। वहीं आपसे पूछ ले कि मेन रहीम रेखा कहाँ पे स्थित है? मेन रहीम रेखा कहाँ पे स्थित है? ये रूस एंड फिनलैंड के बीच में, रूस एंड फिनलैंड के बीच में। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं।
भारत एंड पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा को क्या कहते हैं? डुरंड रेखा कहते हैं। 49 डिग्री समांतर जो है यूएसए और कनाडा के बीच में 49 डिग्री समांतर रेखा। मैगीनाट रेखा किसके बीच में है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगीनाट रेखा है। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। मेनरहीम रेखा किन दो देशों के बीच में? रूस और फिनलैंड के बीच में। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला है पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक आप लोग याद रखेंगे गोपाल था। और इसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? पाल वंश की इसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? तो मुंगेर में अपनी राजधानी बनाई थी। और मुंगेर कहाँ पे पड़ता था? तो बंगाल क्षेत्र को का मुंगेर पड़ता था। बंगाल क्षेत्र में, वर्तमान बंगाल क्षेत्र में मुंगेर पड़ता था। और इसके बाद जो राजा बना, इसके पुत्र बने, इसके बाद इनका राजा जो है पाल वंश का राजा, इनके पुत्र धर्मपाल बने। कौन? पाल वंश के राजा, इसके पुत्र धर्मपाल बने। और धर्मपाल के बारे में बात रखेंगे, इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करा। विक्रमशिला आपसे पूछे कि विश्वविद्यालय या फिर यूनिवर्सिटी किसने बनाया? विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया? तो ये आपके धर्मपाल ने करवाया। तो ये भी आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। अब बात करते हैं पाल वंश के बारे में। तो अगर आपसे पूछे कि पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कौन था, तो पाल वंश का संस्थापक पूछे तो आप लोग गोपाल बताएंगे। लेकिन ये भी पूछा जाता है कि पाल वंश के द्वितीय संस्थापक कौन है? तो महिपाल है। पाल वंश के द्वितीय संस्थापक महिपाल है। ठीक। और कौन से महिपाल? महिपाल फर्स्ट। और पाल वंश का अंतिम शासक आपसे पूछे कौन था? पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका नाम था क्या? गोविंद पाल। पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? गोविंद पाल था पाल वंश का अंतिम शासक। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया। राजधानी इसने कहाँ पे बनाई? मुंगेर में बनाई। राजधानी इसने कहाँ पे बनाई? मुंगेर में। और मुंगेर कहाँ पे पड़ता है? बंगाल क्षेत्र में। इसके बाद राजा बना कौन? धर्मपाल। और धर्मपाल ने क्या किया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया। बात करते हैं द्वितीय नंबर के जो संस्थापक है महिपाल सेकंड बने। पाल वंश के द्वितीय शासक महिपाल सेकंड बने। और अंतिम शासक कौन बने? गोविंद पाल बने। और देख लेते हैं अगला प्रश्न है कि भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है भारत के संवैधानिक प्रमुख। और भारत में एक राष्ट्रपति होगा, 21 आर्टिकल में कहा गया भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद नंबर 52 में बताया गया है। और जो कार्यपालिका की जो शक्ति होगी वो सारी की राष्ट्रपति में नियुक्त होगी। ये आर्टिकल नंबर 53 में बताया गया। और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होगा वो 5 वर्ष का होगा। ये आर्टिकल नंबर कितने में बताया गया? 56 में बताया गया। और राष्ट्रपति की योग्यता कितनी होगी? राष्ट्रपति की जो योग्यता है ये किस अनुच्छेद में बनाया गया है? अनुच्छेद 58 में बताया गया है। किसमें? अनुच्छेद 58 में बताया गया है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? जो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्हें शपथ दिलाती है। और ये बात कही गई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्हें शपथ दिलाता है, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। और शपथ के बारे में अनुच्छेद है 60। और राष्ट्रपति पे महाभियोग किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति पे महाभियोग के बारे में बात करें तो ये अनुच्छेद नंबर 61 में है। और इसमें महाभियोग कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति पे महाभियोग कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ये 14 दिन पहले राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले क्या किया जाता है? राष्ट्रपति को क्या किया जाता है? सूचना किया जाता है। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना किया जाता है। तो देख लेते हैं कि भारत के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद नंबर 52 में कहा गया है। और राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका की शक्ति है अनुच्छेद नंबर 53 के तहत राष्ट्र की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो किसमें निहित होगा? ये आपके राष्ट्रपति में निहित होगा। ठीक। और बात करते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और 56 वर्ष तक ये अपने राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये अनुच्छेद नंबर 56 में कहा गया है। ठीक। और बात करते हैं राष्ट्रपति की योग्यता कितनी है? तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता बताई गई है। और राष्ट्रपति का शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इस बारे में आर्टिकल है 60। और राष्ट्रपति पे महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत लगाया गया है। और राष्ट्रपति पे महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और बात करते हैं 14 दिन पहले राष्ट्रपति पे सूचना दी जाती है। महाभियोग ले आने के 14 दिन पहले इन्हें सूचना दी जाती है। अगला प्रश्न है कि मुगलों ने नवरोज त्यौहार किससे लिया था? तो मुगलों ने नवरोज त्यौहार पारसियों से लिया था। किससे?
पारसियों से लिया है। अगर आपसे पूछे कि नवरोज को शुरू किसने किया था, तो किस मुगल शासक ने नवरोज को शुरू किया था, तो बलबन ने किया था। नवरोज को शुरू बलबन ने किया था। अगर आपसे पूछे कि पारसी धर्म की बात करें, तो पारसी धर्म का आपसे पूछे कि संस्थापक कौन था, पारसी धर्म का संस्थापक कौन था, तो जरथुष्ट्र थे पारसी धर्म के संस्थापक। कौन थे? जरथुष्ट्र थे पारसी धर्म के संस्थापक। और पारसियों का जो प्रमुख त्योहार होता है क्या होता है? पारसियों का प्रमुख त्योहार, आपसे पूछे कि पारसियों का जो प्रमुख त्योहार है क्या होता है, तो पारसियों का प्रमुख त्योहार नवरोज होता है। और एक पारसियों का एक त्योहार और है पपेटी त्योहार, भी पारसियों का होता है। पपेटी फेस्टिवल भी किसका होता है? पारसियों का होता है। और पारसियों की जो धार्मिक पुस्तक है उसे क्या कहा जाता है? पारसियों की धार्मिक पुस्तक को क्या कहा जाता है? तो पारसियों की धार्मिक पुस्तक क्या होती है? जिंद अवेस्ता होती है। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। जिंद अवेस्ता पारसियों की धार्मिक पुस्तक होती है। और पारसियों की जो पूजा स्थल है उसे क्या कहते हैं? जो पारसियों की पूजा स्थल है उसे अग्नि मंदिर कहते हैं। अग्नि मंदिर है पारसियों की पूजा स्थल। और बात करते हैं पपेटी त्योहार किसका है? ये फारसियों का है। पपेटी नामक ये त्योहार आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे। त्योहार किसका है? पारसियों का है। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि मुगलों ने नवरोज त्योहार की शुरुआत कहाँ से लिया, तो मुगलों ने नवरोज का जो त्योहार है वो पारसियों से कॉपी किया। और बात करते हैं नवरोज मनाने की शुरुआत किसने किया मुगलों में, तो बलबन ने किया नवरोज मनाने की शुरुआत। और धार्मिक पुस्तक कौन सी है? सबसे पहले नवरोज मनाने का शुरुआत बलबन ने किया। और धार्मिक पुस्तक की बात करें तो पारसियों की धार्मिक पुस्तक जिंद अवेस्ता है। पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? तो जरथुष्ट्र है पारसी धर्म के संस्थापक। और प्रमुख त्योहार क्या है पारसियों का? नवरोज है प्रमुख त्योहार। या फिर पपेटी त्योहार भी किसका है? ये पारसियों का है। ठीक, पूजा स्थल क्या कहते हैं? पारसियों की पूजा स्थल को अग्नि मंदिर कहते हैं। पारसियों की पूजा स्थल को क्या कहते हैं? अग्नि मंदिर कहते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है 1974 में हुआ था। और इसका क्या नाम रखा गया था? ये कहाँ पे हुआ था? तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये पोखरण राजस्थान में, पोखरण राजस्थान में हुआ था। और इस परमाणु परीक्षण का क्या नाम रखा गया था? तो इसका परमाणु परीक्षण का नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। इसका क्या नाम रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा। और जो दूसरा परमाणु परीक्षण भारत का सेकंड नंबर का था, ये कहाँ पे हुआ था? 1998 में हुआ था, 1998 में। और आपसे पूछे कि ये कहाँ पे हुआ था, तो ये पोखरण, ये भी आपके वहीं पे पोखरण राजस्थान में हुआ था। और पोखरण राजस्थान में हुआ था। और इसका नाम क्या था? इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। इसका क्या नाम है? इसका नाम ऑपरेशन शक्ति था। और परमाणु में कौन सी अभिक्रिया होती है, ये आप लोग बताएंगे कि परमाणु में कौन सी अभिक्रिया होती है। तो इसमें होती है आपकी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। ठीक, और वहीं पे आपसे पूछे कि हाइड्रोजन बम में कौन सी अभिक्रिया होती है? हाइड्रोजन बम की, तो इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? इसमें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। और सबसे खतरनाक कौन सी अभिक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो देख लेते हैं इसमें क्या होता है। हाइड्रोजन नाभिक मिलकर हीलियम नाभिक में कन्वर्ट होते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में पोखरण राजस्थान में हुआ था। और इसका नाम दिया गया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा जो परमाणु परीक्षण भारत का 1998 में पोखरण राजस्थान में ये भी हुआ था। और इसका क्या नाम दिया गया? तो इसका ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया। परमाणु में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया परमाणु बम में होती है। और हाइड्रोजन बम में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ये आपके नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सिलिकॉन वैली कहाँ अवस्थित है? तो सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में अवस्थित है। कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को, तो वहाँ पे स्थित है क्या? सिलिकॉन वैली। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये किस महाद्वीप में है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कैलिफोर्निया पड़ता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहता है? भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो जो भारत का सिलिकॉन वैली है वो किसे कहा जाता है? वो बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत का सिलिकॉन वैली किसे? बेंगलुरु को कहा जाता है। और इसे बेंगलुरु को भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक क्या शहर किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। और सिलिकॉन होता क्या है? सिलिकॉन की बात करें, ये क्या होता है? ये एक अर्धचालक होता है। अर्धचालक या फिर सेमीकंडक्टर होता है।
सिलिकॉन क्या होता है, ये अर्धचालक होता है। अर्धचालक जो कंप्यूटर या फिर कोई भी डिवाइस के जो आईसी चिप होते हैं, आईसी चिप, इसका निर्माण किससे किया जाता है? आईसी चिप का निर्माण सिलिकॉन से किया जाता है। इसका निर्माण किससे किया जाता है? सिलिकॉन से किया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि सौर सेल में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? जो सौर ऊर्जा पैनल होता है इसके निर्माण में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो सौर ऊर्जा पैनल के निर्माण में सिलिकॉन का प्रयोग तो किया जाता है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ अब गैलियम का भी प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन और गैलियम का प्रयोग किया जाता है सौर सेल के निर्माण में। अगला प्रश्न है कि सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो ये कैलिफोर्निया में स्थित है। कैलिफोर्निया किस महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। इसे भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर भी कहा जाता है। और सिलिकॉन वैली कहाँ पे? तो सिलिकॉन क्या होता है? एक अर्धचालक होता है, विद्युत का अर्धचालक होता है। जितने भी आईसी चिप होते हैं सभी का निर्माण किस चीज़ से किया जाता है? इन सभी का निर्माण आईसी चिप से किया जाता है, सिलिकॉन से किया जाता है। इन सभी के आईसी चिप का निर्माण सिलिकॉन से किया जाता है। और सौर सेल का जो निर्माण है सिलिकॉन को साथ में गैलियम मिला के किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? जिनेवा में स्थित है। और जिनेवा कहाँ पे स्थित है? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। क्या है? स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। वहीं आपसे पूछे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको क्या कहते हैं? WHO प्यार से कहते हैं। WHO क्यों नहीं ओ है? WHO इसके बारे में बात करें। ऐसे अगर आपसे पूछे कि WHO की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को क्या करते हैं? WHO दिवस मनाते हैं। WHO दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल के दिन मनाते हैं। ठीक। और इसमें सदस्य कितने हैं? WHO में टोटल सदस्यों की संख्या आपसे पूछे कितने? तो 194 सदस्य हैं। और WHO के वर्तमान समय अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस एडोनोम है इसके अध्यक्ष। कौन? डॉक्टर टेड्रोस एडोनोम है इसके अध्यक्ष। ठीक। इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। और इसकी राजधानी क्या है? बर्न है। और WHO के संस्थापक कौन है? तो 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। और बात करते हैं और ये बात कर WHO दिवस कब मनाते हैं? इसी वजह से 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? WHO दिवस मनाते हैं। इसमें सदस्य कितने हैं? तो 194 सदस्य हैं WHO में। और WHO के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एडोनोम है WHO के अध्यक्ष। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसके मापन के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए भूकंप के मापन के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। साथ में साथ आप लोग याद रखेंगे मर्केली पैमाने का उपयोग भी किसे मापने के लिए किया जाता है? भूकंप को मापने के लिए मर्केली पैमाने का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं भूकंप के बारे में। भूकंप के बारे में आपसे पूछे कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंप का अध्ययन जो है सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है भूकंप का अध्ययन। अगर आपसे पूछे कि भूकंप तरंगों की औसत गति कितनी होती है? तो भूकंप तरंगों की जो औसत गति है वो 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितने? 8 मीटर प्रति सेकंड होता है औसत गति इसका। ठीक। 8 मीटर प्रति सेकंड। और समुद्रों में सुनामी आने का कारण क्या होता है? समुद्रों में सुनामी आने का कारण क्या होता है? तो समुद्रों में जो है सुनामी आने का कारण भूकंप भी होता है। तो समुद्रों के आने के कारण समुद्रों में नीचे में जो आपके प्लेटें पाई जाती हैं उनमें भूकंप आता है और सुनामी इसमें आता है समुद्र में। ठीक। अगर आपसे पूछे कि भूकंप मूल किसे कहते हैं? कुछ भूकंप की शब्दावलियां हैं। जैसे आपसे कहते हैं कि भूकंप मूल किसे कहते हैं? तो भूकंप मूल जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि भूकंप अधिकेंद्र किसे कहते हैं? भूकंप अधिकेंद्र किसे कहते हैं? तो भूकंप अधिकेंद्र जो है वो ऐसा स्थान होता है जहाँ पे सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव होता है। भूकंप का सर्वप्रथम जहाँ पे अनुभव होता है उसे क्या कहते हैं? भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक। और एक चीज और याद रखेंगे, करंट का क्वेश्चन है तुर्की एंड सीरिया में जो भूकंप आया था, भूकंप से बचाव के लिए कौन सा भारत अभियान चलाया?
भूकंप से बचाव के लिए भारत कौन सा अभियान चलाया? तो यहाँ पे इसने क्या ऑपरेशन दोस्त चलाया। भारत ने कौन सा अभियान चलाया? ऑपरेशन दोस्त चलाया। तो ये चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लीजिए किसके मापन के लिए रिएक्टर पैमाने के प्रयोग किया जाता है? भूकंप के मापन के लिए मर्केली पैमाना और रिएक्टर पैमाना दोनों का उपयोग कर सकते हैं। बात करते हैं भूकंप के बारे में। भूकंप के अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिस्मोलॉजी कहलाता है भूकंप का अध्ययन। भूकंप की औसत गति कितनी होती है? 8 मीटर प्रति सेकंड भूकंप की औसत गति होती है। और सुनामी आने का कारण क्या होता है? तो भूकंप होता है सुनामी आने का कारण। और भूकंप मूल की बात करें तो जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल। और भूकंप अधिकेंद्र कहाँ पे होता है? तो जहाँ पे सर्वप्रथम अनुभव होते हैं जिस स्थान पे उसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। तुर्की एंड सीरिया के बारे में बात करें तो भूकंप से बचाव के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। सवाना घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगर हम यहाँ से पूछे कि दक्षिण अफ्रीका में कौन से घास पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में तो दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्स कहते हैं। ठीक। और वहीं कुछ देशों के घास के मैदान बात कर लें। आपसे पूछे कि डाउन्स घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं डाउन्स घास के मैदान। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं डाउन्स घास के मैदान। आपसे पूछे कि पंपाज घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? पंपाज घास के मैदान वेनेजुएला में पाए जाते हैं। वेनेजुएला में पाए जाते हैं पंपाज घास के मैदान। आपसे पूछे कि प्रेरी घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? प्रेरीज होता है लेकिन प्रेरी घास के मैदान ये अमेरिका एंड कनाडा क्षेत्र में पाया जाता है। अमेरिका और कनाडा के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। वहीं आपसे पूछे कि टुंड्रा घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? टुंड्रा घास के मैदान कहाँ पे? ये उत्तरी कनाडा में पाया जाता है। उत्तरी कनाडा, उत्तरी ग्रीनलैंड क्षेत्र में पाया जाता है। उत्तरी ग्रीनलैंड में पाया जाता है और उत्तरी रूस में पाया जाता है। उत्तरी रूस में पाया जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। टुंड्रा यानी कि ये उत्तरी कनाडा, उत्तरी रूस, उत्तरी ग्रीनलैंड क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक। वहीं आपसे पूछे कि मंचूरिया घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? मंचूरिया घास के मैदान तो ये आपके चीन में पाए जाते हैं। मंचूरिया घास के मैदान चीन में पाए जाते हैं। और वहीं स्टेपी घास पूछिए आपसे कहाँ पे पाए जाते हैं? स्टेपी घास आपसे पूछे कि कहाँ से पाए जाते हैं? तो ये आपके यूरेशिया में पाए जाते हैं। यूरेशिया में पाए जाते हैं। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में सवाना घास के मैदान। और दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेल्स कहते हैं। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। पंपास घास के मैदान वेनेजुएला में पाए जाते हैं। प्रेरी घास के मैदान ये अमेरिका और कनाडा दोनों जगह पाए जाते हैं। और टुंड्रा घास के मैदान उत्तरी कनाडा, उत्तरी ग्रीनलैंड द्वीप और उत्तरी रूस में पाए जाते हैं। मंचूरिया घास के मैदान केवल चीन में पाए जाते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना इतिहास देखते हैं। पहले था बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ कोलकाता। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ कोलकाता एक है। और बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मुंबई या फिर इसे बैंक ऑफ बॉम्बे भी कहा जाता है। और प्लस बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों का एक में विलय कर दिया गया। इन तीनों का एक में विलय कर दिया गया और इसके जगह पे क्या बनाया गया? इंपीरियल बैंक। इसके जगह पे क्या बनाया गया? इंपीरियल बैंक। और इस इंपीरियल बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1921 में। और इस इंपीरियल बैंक का आगे चल के राष्ट्रीयकरण हुआ था। इस इंपीरियल बैंक का आगे चल के राष्ट्रीयकरण हुआ। तो ये राष्ट्रीयकरण जो है 1 जुलाई 1955 में हुआ था। कब? 1 जुलाई 1955 में। और फिर जाके इंपीरियल बैंक का नया नाम बदल के क्या हो गया? इसका नाम हो गया भारतीय स्टेट बैंक। क्या हो गया? भारतीय स्टेट बैंक हो गया। भारतीय स्टेट बैंक के बारे में कुछ चीजें देखेंगे। आपसे पूछे कि भारतीय स्टेट बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? भारतीय स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। मुंबई में हेडक्वार्टर स्थित है। और वर्तमान समय में जो भारतीय स्टेट बैंक के हेड कौन है? तो वर्तमान समय में हेड कौन है? दिनेश खारा। वर्तमान समय में कौन है हेड? तो दिनेश खारा इस समय हेड है। और अगला प्रश्न है आपका, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा? भारतीय स्टेट बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। इसकी स्थापना कैसे हुई, कैसे कैसे डेवलप हुआ, ये इसके बारे में देखते हैं। बैंक ऑफ बंगाल था जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1806 में। बैंक ऑफ बम्बई जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1940 में। और बैंक ऑफ मद्रास जिसकी स्थापना हुई थी 1943 में। और इन तीनों को मर्ज करके बनाया गया इंपीरियल बैंक।
और इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में। आगे चल के इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 में हुआ। फिर जाके इसका नाम नया नाम क्या कर दिया गया, भारतीय स्टेट बैंक इसका नया नाम कर दिया गया। और भारतीय स्टेट बैंक के हेडक्वार्टर की बात करें, ये मुंबई में स्थित है। भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान हेड कौन है, दिनेश खारा जी हैं। और लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष। सरदार पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष, ठीक। और बारदोली आंदोलन कब हुआ था, बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो बारदोली आंदोलन का जो नेतृत्व की बात करें ये किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और ये बारदोली आंदोलन कब हुआ था, 1928 में। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे स्थित है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ये नर्मदा जिले में स्थित है। नर्मदा जिले में स्थित है और कहाँ पे, गुजरात में स्थित है। और बात करते हैं कराची अधिवेशन कब हुआ था। अगर आपसे पूछे कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो कराची अधिवेशन जो कि हुआ था 1931 में। और इसके हेड अध्यक्ष कौन बने थे, कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे, तो कराची अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक। और बात करते हैं लौह पुरुष, तो सरदार पटेल को। अगर आपसे पूछे कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है, लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है, पंजाब केसरी कहा जाता है, ठीक। वहीं आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो राष्ट्रपिता जो है वो गांधी जी को कहा जाता है। किसे, गांधी जी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि नेताजी किसे कहा जाता है, नेताजी किसे कहा जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। और बारदोली आंदोलन के बारे में बात करें, इसका नेतृत्व सरदार पटेल ने किया 1928 में। और बात करते हैं पंजाब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे स्थित है, तो नर्मदा जिला गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। और ये सरदार पटेल जी की मूर्ति है, इसीलिए यहाँ पे लिया गया ये सरदार पटेल जी की मूर्ति है। कराची अधिवेशन 1831 में हुआ, कराची अधिवेशन 1931 में हुआ। इसमें अध्यक्ष कौन बने थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। और नेताजी को क्या कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। और राष्ट्रपिता कहा जाता है, गांधी जी को कहा जाता है, ठीक। और पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय को कहा जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो धन्यवाद, जय हिंद। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करिए और उन्हें बताइए। धन्यवाद।